गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर में प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, और पिछली क्लास अनफॉर्चुनेटली 10 मिनट की हो पाई थी, और आज हम एक बार फिर से स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी को हम देखेंगे दोबारा से, और उसके बाद फिर जो और भी थ्योरीज हैं उनकी तरफ चलेंगे। तो स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति और स्थिरता पर निर्भर करता है। अगर द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं, और अगर द्वार कोशिकाएं स्थिर होती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इसमें मैंने प्रकाश संश्लेषी सिद्धांत भी आपको बताया था कि प्रकाश की उपस्थिति के दौरान द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी क्रियाओं के द्वारा परासरणी सक्रिय पदार्थों का निर्माण होता है, जो द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता को बढ़ा देते हैं, जिससे द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता बढ़ने से ये कोशिकाएं अपने पास वाली कोशिकाओं से जल अवशोषित कर फूल जाती हैं या स्फीत हो जाती हैं, और फलस्वरूप रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमने स्टार्च शर्करा इंटर कन्वर्जन थ्योरी की ओर हम चल रहे थे, वहाँ हम चले थे। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो लॉयड है उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च की मात्रा दिन के वक्त कम होती है और रात्रि के वक्त ज़्यादा होती है। दिन के वक्त कम क्यों होती है? वो इसलिए कम होती है कि दिन में प्रकाश की उपस्थिति के दौरान स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन हो जाता है, और इस तरह से जब द्वार कोशिकाओं में शर्करा बन जाएगी तो फिर द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता बढ़ जाती है, और इस वजह से द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर स्फीत हो जाएगी और फलस्वरूप रंध्र खुल जाएंगे। जबकि रात्रि के समय जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है उस वक्त स्टार्च शर्करा जो है वो पुनः स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे परासरण सांद्रता कम हो जाएगी और द्वार कोशिकाएं जल त्याग कर स्थिर हो जाएंगी और फिर रंध्र बंद हो जाएंगी। लेकिन सायरे ने ये कहा, ये तो बताया था लॉयड ने, लेकिन सायरे इस वैज्ञानिक ने 1926 में क्या कहा, ये कहा कि परासरणी सांद्रता पीएच पर भी निर्भर करती है। द्वार कोशिकाओं में परासरणी सांद्रता पीएच पर भी निर्भर करती है। कैसे? कि स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन पीएच के मान पर भी निर्भर करता है। प्रकाश जब उपलब्ध होता है दिन के समय तो श्वसन क्रिया से रिलीज CO2, जो श्वसन क्रिया से बाहर निकल रही है CO2, वो CO2 पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में चली जाती है। ठीक है, कहाँ चली जाएगी? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में चली जाएगी, और वहां पर उस CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपभोग कर लिया जाता है। अब देखिए, जो ये कैविटी है ये तो है एपिडर्मिस, ठीक है। जैसे ये रंध्र है, इस रंध्र के बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पर ये कैविटी है, जिसे हम सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। सब स्टोमेटल कैविटी। तो जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है इन कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया द्वारा, तो वो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान काम ले ली जाती है। अब यहाँ पर इस जगह जो भी सब स्टोमेटल कैविटी है, यहाँ पर CO2 की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? तो CO2 की सांद्रता कम होने की वजह से रक्षक कोशिकाओं में, जो ये द्वार कोशिकाएं हैं, इनमें पीएच का मान बढ़ जाएगा, यानी 7 से 7.5 हो जाएगा, अर्थात क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर सब स्टोमेटल कैविटी में अगर CO2 की सांद्रता कम है तो द्वार कोशिकाओं में पीएच का मान क्षारीय अर्थात 7 से 7.5 हो जाएगा। और इसी वजह से जब पीएच का मान कम होता है उस दौरान होता क्या है? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन हो जाता है, यानी स्टार्च शर्करा में बदल जाएगी, और इससे क्या होगा? इससे द्वार कोशिकाओं का परासरणी दाब बढ़ जाता है
और ये जल अवशोषण कर फूल जाती हैं और फलस्वरूप रंध्र खुल जाते हैं। ये तो होता है दिन के समय। रात्रि के समय क्या होता है? रात्रि के समय ये होता है कि अंधकार में प्रकाश संयोजन तो होता ही नहीं है। प्रकाश संयोजन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण भी नहीं होता, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड काम भी नहीं आएगी, क्योंकि प्रकाश संयोजन का रात्रि के समय क्या होता है? अभाव होता है। तो प्रकाश संयोजन के अभाव में अंधकार में जो श्वसन से मुक्त CO2 है उसका उपभोग नहीं हो पाता, फलस्वरूप सब स्टोमेटल कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी तो द्वार कोशिकाओं में pH का मान 4 या 4.5 हो जाएगा, अर्थात अम्लीय हो जाएगा। pH का मान अम्लीय होने की वजह से द्वार कोशिकाओं में शर्करा स्टार्च में बदल जाती है। पुनः क्या हो जाएगी? शर्करा स्टार्च में बदल जाएगी। और इस तरह से जब स्टार्च में बदल जाती है शर्करा, तो फिर परासरण दाब का मान कैसा हो जाएगा? परासरण दाब का मान कम हो जाएगा। अम्लीय स्थिति में परासरण दाब कम होने की वजह से फिर क्या हो जाएगा? परासरण दाब कम होने की वजह से ये स्थिर हो जाएंगी, अर्थात जल का त्याग कर देगी और रंध्र बंद हो जाएंगे। ये रात्रि के समय होता है। अब ये तो मत दिया था सायरे ने, लेकिन इस मत का समर्थन किया था एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्कार्थ। स्कार्थ ने 1932 में इसका समर्थन किया। ठीक है, 1932 इसने क्या दिया? इस थ्योरी को समर्थन किया। और उसके बाद फिर एक हैंस नामक वैज्ञानिक है, हैंस, उसने एक फास्फोराइलेज इस एंजाइम की खोज की। हैंस ने फास्फोराइलेज एंजाइम की खोज की थी 1940 में। तो जब इसने फास्फोराइलेज एंजाइम की खोज की, उससे ये जो थ्योरी दी गई है इसको फिर बल मिला। उसके बाद इस एंजाइम की उपस्थिति किसने दर्शाई थी? दो वैज्ञानिक हैं, इन और टुंग, इन एंड टुंग। इन दो वैज्ञानिकों ने 1948 में फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति कहाँ बताई? गार्ड कोशिकाओं में बताई। फास्फोराइलेज उपस्थित होता है गार्ड कोशिकाओं में, ये किसने बताया? इन और टुंग ने बताया था। तो फास्फोराइलेज जो है वो काम कैसे करता है? ये हो गया फास्फोराइलेज। अब pH का मान की बात है तो pH का मान कम भी है और ज्यादा भी है। तो ऊपर तो दिखा देते हैं pH 7 और नीचे दिखा देते हैं pH 4.5। ठीक है, क्रिया दोनों ओर चलती है, क्रिया दोनों ओर चलेगी और उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है। ये ग्लूकोज 1 फास्फेट, ठीक है, ये क्या है? ये शर्करा है, यानी स्टार्च जो है वो शर्करा में बदल जाती है। किसके उत्प्रेरण से? फास्फोराइलेज के उत्प्रेरण से बन जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद स्टीवर्ड 1964 इसने क्या किया? इस मत को थोड़ा सा बदल दिया। अभी तक जो हमें बात कर रहे थे स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन की, जिसमें परासरण दाब में परिवर्तन होता है, इस वजह से स्फीत होती भी हैं और स्थिर भी होती हैं। लेकिन स्टीवर्ड ने ये कहा कि स्टार्च बदल जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाएगा, लेकिन ग्लूकोज 1 फास्फेट गार्ड कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता को बदलने में सक्षम नहीं है। ये किसने कहा? ये कहा स्टीवर्ड ने। क्या कहा? कि ग्लूकोज 1 फास्फेट द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता को परिवर्तित नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है? तो फिर ये होता है, जैसा कि स्टीवर्ड कहता है कि गार्ड कोशिकाओं का परासरण दाब उसी कंडीशन में बढ़ता है जब ग्लूकोज 1 फास्फेट का आगे ग्लूकोज और अकार्बनिक फास्फेट में विलय हो जाए। ठीक है, यानी
ग्लूकोज 1 फास्फेट से आगे किसका निर्माण हो, ग्लूकोज का निर्माण हो, उसी कंडीशन में गाढ़ कोशिकाओं में क्या बढ़ेगा, परासरण दाब बढ़ेगा और इसी वजह से वो स्फीत होंगी। ठीक है, तो कैसे, जैसे जो स्टीवर्ड है इसने ये कहा कि स्टार्च जो है वो फास्फेट के साथ क्रिया करता है फास्फोराइलेज की उपस्थिति में। ठीक है, ये फास्फोराइलेज और बनता क्या है, ग्लूकोज 1 फास्फेट। ठीक है, बन गया। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो म्यूटेज एंजाइम की सहायता से, ग्लूकोज 1 फास्फेट किसकी सहायता से, म्यूटेज एंजाइम, फास्फोग्लूकोम्यूटेज भी कह सकते हैं हम, फास्फोग्लूकोम्यूटेज भी कह सकते हैं और म्यूटेज भी लिख सकते हैं। आगे किसमें बदलेगा, ये बदल जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे फास्फोटेज एंजाइम की सहायता से, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे फास्फेटेज एंजाइम की सहायता से किसमें बदलेगा, ये बदल जाएगा ग्लूकोज प्लस PO4 और यहां पर क्या हो जाएगा, रंध्र खुल जाएंगे। ठीक है, रंध्र खुल जाएंगे। क्लियर, ये तो बात हो गई रंध्रों के खुलने की। कि स्टीवर्ड ने जो पहले लॉयड, सायरे ऐसे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी, उनमें उन्होंने क्या बताया कि स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन pH पर निर्भर करता है, परासरण दाब बढ़ता है, pH अगर ज्यादा होता है तब, परासरण दाब कम होता है जब pH कैसा होगा, कम होगा तब। तो आगे फिर जब फास्फोराइलेज की खोज हो गई 1940 में हैंस के द्वारा, तो फिर उसके बाद स्टीवर्ड ने इस थ्योरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये कहा कि ग्लूकोज 1 फास्फेट सीधा ही कभी भी परासरण दाब को परिवर्तित नहीं करता है। जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो पहले ग्लूकोज और अकार्बनिक फास्फेट में बदलेगा और फिर जब ग्लूकोज बन जाएगी तब रंध्र खुलेंगे। तो इस तरह से क्रिया होती है जिसमें स्टार्च फास्फोराइलेज की सहायता से ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलेगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे ग्लूकोज में, और जैसे ही ग्लूकोज बनेगा तो परासरण दाब बढ़ जाएगा और रंध्र खुल जाएंगे। ये तो होता है दिन के समय। अब रात्रि के समय क्या होता है, रात्रि के समय चूंकि रंध्र बंद रहते हैं, वो रंध्र बंद क्यों होते हैं, वो भी परासरण दाब में परिवर्तन की वजह से होता है। रात्रि में किस तरह से क्रिया होती है, तो रात्रि में रंध्र बंद रहते हैं। क्यों रहते हैं उसके बारे में अभी हम जानेंगे। देखिए, रात्रि में रंध्र बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाती है। जो ग्लूकोज दिन के समय गाढ़ कोशिकाओं में बनती है वो रात्रि के समय किसमें परिवर्तित हो जाती है, वो हो जाती है स्टार्च में। तो ये क्या करेगी, रात्रि के समय ATP से क्रिया करेगी हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज, और बदल जाएगी ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाएगी। ठीक है, अब ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो फास्फोराइलेज से क्रिया करेगा, यानी ये क्या करेगा, फास्फोराइलेज इस उत्प्रेरण में 4.5 pH पर, कितने pH पर, 4.5 pH पर ये बना देता है ग्लूकोज 1 फास्फेट से स्टार्च और PO4। तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहती है कि रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, रंध्र बंद हो जाएंगे क्योंकि ग्लूकोज किस में बदल चुकी है, स्टार्च में बदल चुकी है। तो यहां पर हमने क्या जाना, एक नई बात या जो हमें जाननी चाहिए, जो जरूरी है वो ये है कि रंध्रों के बंद होने के लिए ATP की आवश्यकता होती है। ATP की आवश्यकता कब होती है, रंध्रों के बंद होने के लिए होती है। और ATP प्राप्त कहां से होती है, वो होती है श्वसन क्रिया से
प्राप्त होती है। इसलिए रंध्रों का बंद होना एक सक्रिय प्रक्रिया माना जाता है। रंध्रों का बंद होना क्या माना जाता है? एक सक्रिय प्रक्रिया माना जाता है। ये तो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है, स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन। अब हम इसके कुछ दोष के बारे में जान लेते हैं। कुछ इसके दोष हैं या इस पर कुछ ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं, वो क्या क्या है। देखिए, रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च का निर्माण सभी पौधों में नहीं होता, इसलिए इस मत को मानना जरा थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो मोनोकोट्स होते हैं, एक बीजपत्री पादप, उनमें उनकी गार्ड कोशिकाओं में स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, रंध्र के खुलते समय स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन अभी तक देखा नहीं गया है। हालांकि स्टार्च का कार्बनिक एसिड में परिवर्तन देखा गया है, परंतु किसमें नहीं देखा गया परिवर्तन? ग्लूकोज में नहीं देखा गया है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में परिवर्तन, अगर जब हमने पहले क्या बात की थी कि जब स्टोमेटल कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम या ज्यादा होती है तब, ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्शन में ये भी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता किस तरह से पीएच के मान को परिवर्तित कर देती है, उसके बारे में अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस तरह से इसके लिए कुछ ऑब्जेक्शन भी हैं। अगली जो थ्योरी है वो है पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत। नंबर नेक्स्ट जो है स्टोमेटल कैविटी में वो है पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत। सक्रिय पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था फ्यूजिनो ने। ये सिद्धांत फ्यूजिनो ने 1967 में दिया था। 1967 में फ्यूजिनो ने ये सिद्धांत दिया और बताया कि रंध्रों का खुलना द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम की सांद्रता बढ़ने की वजह से होता है। अगर द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम की सांद्रता बढ़ जाती है तो फिर रंध्र खुल जाते हैं। तो सीधा सा इसके अंदर ये है कि रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन प्रवेश कहाँ से करते हैं? तो पोटेशियम आयन रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं एपिडर्मिस और जो सहायक कोशिकाएं हैं सब्सिडियरी सेल, उनसे प्रवेश करते हैं। कहाँ पर? गार्ड कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एपिडर्मिस और जो सहायक कोशिकाएं हैं वो पोटेशियम के संग्रहण का काम करती है, पोटेशियम आयन के संग्रहण का काम करती हैं। तो पोटेशियम आयन का स्थानांतरण रक्षक कोशिकाओं में, इसके बारे में जो प्रयोग किए थे वो जेलिट्स और सोने 1969 ने किए थे। जेलिट्स एंड शोने 1969 ने इन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोब की सहायता से प्रयोग किया और साथ ही साथ हम्बले व हैशियो ने 1970 में सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट अभिरंजन की सहायता से प्रयोग किया। तो इसमें मुख्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि पोटेशियम का रक्षक कोशिकाओं में सक्रिय परिवहन एटीपी के सहयोग से होता है। किसके सहयोग से होता है? एटीपी के सहयोग से होता है। और वो एटीपी मिलती कहाँ से है? चक्रीय फास्फोरिलीकरण से प्राप्त होती है। वो एटीपी चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से प्राप्त होती है। कुछ एटीपी श्वसन से प्राप्त होती है जो अंधकार में रंध्रों के खुलने में प्रयुक्त होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में अब इसकी क्रियाविधि क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो रक्षक कोशिकाएं हैं वहां पर किसका मान बढ़ जाएगा? पीएच का मान बढ़ जाएगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं में पीएच लेवल जो है वो कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा, उच्च पीएच हो जाएगी, यानी कि पीएच का मान बढ़ जाएगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, निम्न CO2 हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो पीएच बढ़ने से स्टार्च का किस में परिवर्तन हो जाएगा? कार्बनिक एसिड में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये स्टार्च जो है ये पहले बनाएगा मेलिक एसिड, ठीक है, और मेलिक एसिड जो है
वो पोटेशियम आयन और मैलिक आयन में टूट जाता है। किसमें? हाइड्रोजन आयन और मैलिक आयन में टूट जाता है। ठीक है, मेलेट या मेलिक, क्लियर? इस तरह से ये टूट जाएगा। अब जो मैलिक एसिड है, जो स्टार्च है, देखिए माना यह जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पहले पीईपी का निर्माण होगा। पीईपी से आगे क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मेलिक एसिड बनेगा और मेलिक एसिड जो है वो 2 आयनों में परिवर्तित हो जाता है। तो मैलिक एसिड इन दोनों आयनों में परिवर्तित होने के बाद रक्षक कोशिकाओं की जो प्लाज्मा कला है वहां पर सक्रिय हाइड्रोजन पोटेशियम आयन अभिगमन होते, जो एक पंप होता है। कहां पर? जो रक्षक कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म है उसकी या उस झिल्ली पर, जिसे हम प्लाज्मा कला कहते हैं, वहां पर सोडियम पोटेशियम आयन स्थानांतरण पंप होता है। क्या होता है? पंप होता है, यानी कि हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और पोटेशियम को अंदर लेगा। तो इस तरह का एक पंप वहां प्लाज्मा कला पर होता है। ठीक है, आयन स्थानांतरण पंप जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये हो गया आयन स्थानांतरण पंप। ठीक है, इस तरह से ये पंप होता है यहाँ पर। तो पंप होने से क्या होगा कि पोटेशियम का रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश हो जाएगा, यानी पोटेशियम का रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश। ठीक है, और हाइड्रोजन का रक्षक कोशिकाओं से निष्कासन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी और पोटेशियम कहाँ चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो अंदर जाएगा पोटेशियम, वो पोटेशियम जो है मैलेट आयन, जो मैलेट जो अनायन है ये वाला, ये मैलेट क्या करेगा? पोटेशियम आयन जो अंदर आएंगे उसको संतुलित करने का प्रयास करता है या संतुलित करने का कार्य करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो रसधानी है या रिक्तिका है वहां पर किसका? दोनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। पोटेशियम और हाइड्रोजन की पोटेशियम और मैलेट की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो ये हो जाता है पोटेशियम व मैलेट। पोटेशियम व मैलेट ये दोनों कहाँ है? कोशिका रस में है। कोशिका रस में प्रवेश, ये दोनों कोशिका रस में प्रवेश कर चुके हैं। अब प्रवेश करने के बाद जब ये कोशिका रस में प्रवेश कर जाएंगे, ये गार्ड कोशिकाओं में हो रहा है सारा काम। ठीक है, तो रक्षक कोशिकाओं का परासरण दाब बढ़ जाएगा। परासरण दाब बढ़ जाएगा। परासरण दाब में जब वृद्धि होगी तो ये क्या करेगी? अंतः परासरण द्वारा रक्षक कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाएगा? जल अवशोषण किया जाएगा। ठीक है, तो ये आगे क्या कर लेगी? जल अवशोषण कर लेगी। क्लियर? यहां पर क्या करेगी? ये अंतः परासरण द्वारा जल का अवशोषण करेगी। जल का अवशोषण करेगी तो फिर स्फीति दाब बढ़ेगा। स्फीति दाब बढ़ेगा तो रंध्र खुल जाएंगे। रंध्र खुल जाएंगे, सीधी सी बात यही है। ठीक है, ये तो हो गया। देखिए इसको दोबारा से समझते हैं। जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो उच्च पीएच पर और कार्बन डाइऑक्साइड की निम्न सांद्रता पर स्टार्च कार्बोनिक एसिड में बदल जाएगा, जैसे कि मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड आगे हाइड्रोजन और मैलेट अनायन इनमें बदल जाएगा। हाइड्रोजन पोटेशियम आयन स्थानांतरण पंप जो प्लाज्मा कला है गार्ड कोशिकाओं की, वहां होता है और उस वजह से हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएंगे, सहायक कोशिका में आ जाएंगे बाहर निकल करके। पोटेशियम सहायक कोशिकाओं से कहाँ जाएंगे? गार्ड कोशिकाओं में आ जाएंगे। गार्ड कोशिकाओं में जैसे ही पोटेशियम आयन प्रवेश करेंगे तो वहां पहले से मौजूद मैलेट अनायन उस पोटेशियम आयन को संतुलित करने का काम करता है। फिर दोनों पोटेशियम और मैलेट अनायन कोशिका रस में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या होगा? रक्षक कोशिकाओं का परासरण दाब बढ़ जाता है। तो ये अंतः परासरण द्वारा
जल अवशोषण करती है, जल अवशोषण कर ये स्फीत हो जाती है और स्फीत होने की वजह से रंध्र खुल जाते हैं। तो इसे कहते हैं पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत। अब रंध्रों का बंद होना कैसे होता है? देखिए, रंध्रों का बंद होना, कार्बन डाइऑक्साइड की जब सक्रियता बढ़ जाएगी तो एब्सिसिक एसिड की सक्रियता के फलस्वरूप रंध्र बंद होता है। एब्सिसिक एसिड नेचुरल रूप से प्लांट के अंदर बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? एब्सिसिक एसिड सोडियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम अभिगमन पंप को क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप पोटेशियम का परिवहन सहायक कोशिकाओं में और हाइड्रोजन का परिवहन कहाँ होने लगता है? रक्षक कोशिकाओं में होने लगता है। यानी कि उल्टा कर देता है प्रोसेस को। पोटेशियम तो कहाँ जाएगा? वापस सहायक कोशिका में, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा? वापस रंध्र को, जो रक्षक कोशिकाएं हैं वहां आ जाता है। रक्षक कोशिकाओं में जब हाइड्रोजन आयन प्रवेश कर जाएगा तो वो मैलेट के साथ मिलकर के मैलिक एसिड बना लेगा और मैलिक एसिड से आगे फिर स्टार्च का निर्माण हो जाएगा और स्टार्च का निर्माण होने से परासरण दाब कम हो जाएगा। परासरण दाब कम होने से रक्षक कोशिकाएं बही परासरण द्वारा जल का त्याग कर देगी, यानी स्थिर हो जाएगी, और उस एवज में रंध्र कैसे हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो इसका उल्टा प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसमें खुल रहे थे और उसमें बंद हो रहे थे। तो इस प्रकार से हमने दो गतियां देखी है, मुख्य रूप से तो स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन, और दूसरी है इसके अंदर जो ये है जिसमें हम पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत हमने पढ़ा है। इन दोनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इनमें से कोई ना कोई एक थ्योरी जरूर आती है एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।